तो ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 26 है। एपिसोड की शुरुआत में चू ज़ीफेंग को बोलता है अगर वो उसकी आइज के हट होने पर बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है और कुछ करना ही चाहता है तो फिर आनो का पीछा छोड़ दे। जिसे सुनकर ज़ीफेंग थोड़ी देर के लिए तो शॉक्ड हो जाता है और इसको चुप्पी लग जाती है। पर फिर चू को बोलता है कि भाई इसके अलावा दुनिया की हर चीज दे सकता हूँ, इवन की अपनी जान भी, पर आनो से दूर जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ये लफ्ज तो मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है। जिसे सुनकर चू बोलता है मुझे तो शुरू से ही इस गेम में अपने जीतने के चांसेस 0.00 समथिंग ही लग रहे थे, पर देखो फिर भी हिम्मत करके रिस्क लेकर कूद ही गया। और मैं अपनी इंजरी को लेकर इमोशनल फूल वाला ड्रामा खेलकर तुमसे आनो को पाने की कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। वैसे भी अगर तुम मान भी जाते तो तुम्हें क्या लगता है कि आनो कभी मानने वाला था। और बोलता है कि तुम्हें पता है लोग लव पर सबसे ज्यादा भरोसा इसीलिए करते हैं कि ये कभी ट्रेड या फिर एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है बाकी मटेरियल चीजों के जैसे। और मैं तुम दोनों के लिए बहुत हैप्पी हूँ कि तुम आनो से विदाउट जेंडर बेपनाह लव करते हो। और फिर ज़ीफेंग को बोलता है कि तुम्हारे गिल्ट को कम करने के लिए वैसे मेरे पास एक और रास्ता भी है। तो ज़ीफेंग बोलता है कि हाँ बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो चूज को बोलता है कि जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ मुझे तुम फीड करवा सकते हो, ऐसे तुम्हारा गिल्ट कम हो जाएगा। और ज़ीफेंग भी हंसते हुए बोलता है कि है तो काफी मुश्किल काम, पर चलो कर लूंगा। ज़ीफेंग शिंगयान को कफलिंग के बायर्स की लिस्ट को ढूंढने के लिए काम को थोड़ा और जल्दी करने को बोलता है ताकि जल्दी इस मामले को सॉर्ट आउट कर सके। और फिर इन दोनों आनो और शिंगयान को अपने आसपास के सभी लोगों से ज़ीफेंग और चू के फायरवर्क्स फैक्ट्री के इस एक्सीडेंट को छुपाने को बोलता है कि बिला वजह ही सब लोग इनके लिए वरीड होंगे। ज़ीफेंग आनो को खुद घर ड्रॉप करने जाने के बजाय इसको टैक्सी ढूंढ कर देने जाता है और चू की आइज को लेकर वरीड था कि वो बहुत अच्छा है सचमुच में, और मेरी वजह से सिर्फ इसकी आइज के जाया होने का खतरा है। इसको काफी बेचैनी है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है तब तक वो ऐसे ही बेचैन रहने वाला है। आनो इसको तसल्ली देती है कि तुम कहते हो ना कि मेरी बातों पर आंखें बंद करके बिलीव करते हो, तो फिर मुझ पर बिलीव रखो। मुझे अच्छे से पता है कि चू की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलो मिलकर इसके लिए प्रे करते हैं और किसी चमत्कार का वेट करते हैं। ज़ीफेंग रात को चू के पास हॉस्पिटल में ही सो रहा होता है, पर दोनों को नींद न आने के कारण चू इसको मिलकर बातें करने का बोलता है। और बातें करते करते ज़ीफेंग को बोलता है कि बस एक बात को ध्यान में रखना कि आनो को कभी तुम्हारी वजह से मैं हट होते ना देखूं। वो तो हमेशा खुद को जोखिम में डालकर दूसरों की केयर करने में ही लगा रहता है और तुम इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ को तो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ ऑफ कोर्स, पर इतना जरूर चाहूंगा कि इस तरह के एक्सीडेंट अगर दोबारा न हो तो बेहतर होगा। अगर तुम खुद ही इंजर्ड होते रहे, जाहिर है हर बार तो बचाने के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं हूँगा ना, तो फिर आनो को कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। और बोलता है कि इसे बहुत ज्यादा हैप्पी रखना। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। ज़ीफेंग के पूछने पर बोलता है कि मुझे हैरानगी है कि आनो की जैसे डेली पर्सनैलिटी, मतलब कि बहुत खुश रहने वाले और लाइफ को एंजॉय करने वाले मैन ने तुम जैसे अकड़ू खड़ूस आदमी को कैसे अपना दिल दे दिया है। तो ज़ीफेंग भी बोलता है कि ये तो मुझे भी पता नहीं कि मुझ में ऐसा खास उसे क्या दिखा है, पर तुम अपने दिल का हाल बताओ कि तुम्हें आनो में क्या खास दिखता था जो तुम भी उससे लव कर बैठे। तो चू भी हंसते हुए बोलता है कि मैं इसकी नेचुरल स्माइल का दीवाना हो गया था, उसकी स्माइल देखकर तो किसी का भी दिल पिघल सकता है। जिसे सुनकर ज़ीफेंग इसको चिढ़ाकर बोलता है कि देखना अब तुम्हारी आंखें ठीक होने के बाद सबसे पहले मैं आनो को तुम्हारे सामने बिल्कुल भी मुस्कुराने नहीं दूंगा। और दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर सो जाते हैं। वो दोनों मिलकर हॉस्पिटल में चू को बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होते हैं और फिर डॉक्टर आकर चू को बताता है कि वो वापस घर जा सकता है और बाद में आकर इसकी आंखों की बैंडेज खोल दी जाएगी। तब इन्हें इसकी आई साइट के बारे में पता चलेगा। वैसे वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। चू चुबी को देखने क्लिनिक पर जाना चाहता था, पर वो दोनों इसको बोलते हैं कि फिक्र मत करो, हम इसकी बहुत अच्छे से केयर करेंगे, तुम घर जाओ और अपना ढेर सारा ख्याल रखो। फिर वो दोनों क्लिनिक जाकर क्लोज होने का नोटिस चिपका कर अंदर जाकर चुबी को नहलाते धुलाते हुए मस्तियाँ करने लगते हैं। जब आनो चू को चुबी को बार बार डैडी बोल रही थी, वो उसको चुप रहने को बोलता है कि ऐसा मत बोलो, और फिर मिलकर साफ चुबी के साथ ढेर सारे क्लिक्स लेते हैं। नाना अपनी सर्जरी के सक्सेसफुल होने के बाद होश में आने के बाद शिंगयान के लिए वरीड थी, जिसके लिए अंकल नान इसको वीडियो कॉल कर लेने का मशवरा देते हैं कि ऐसे तुम दोनों के दिल को करार आ जाएगा। और इससे बोलते हैं कि इससे ऐसे लगेगा कि सचमुच में तुम एब्राड ही हो, जाओ जाकर हॉस्पिटल के बजाय दूसरा ड्रेस पहन लो और पीछे व्हाइट वॉल से उसे कुछ भी समझ नहीं आएगी। ऐसे तुम दोनों एक दूसरे को देख भी लोगे और फिर बात भी हो जाएगी। और फिर नाना शिंगयान से बात करते हुए अपनी रैबिट
को देख लेने के बाद अंकल को थोड़ा बाहर जाकर इसका वेट करने को बोलती है। अंकल को भी पता था कि बच्ची को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए और अंकल के जाते ही दोनों एक दूसरे को आई मिस यू, आई लव यू बोलने लगते हैं। अंकल नान कैफे पर वापस आकर शिंगयान को बताते हैं कि नाना को वीडियो चैट वाला आइडिया मेरा था, कैसा लगा? और शिंगयान भी उनको बोलता है कि एकदम मस्त था अंकल। तभी इनके कैफे पर ताइवान वापस लौट चुके अंकल वान मिलने आते हैं। ये हान शेंग ने इनको बताया कि अंकल नान इनसे मिलना चाहते हैं और ये कि इनको अंकल डू के वापस लौट आने का भी पता चल चुका है, तो जिसके लिए अंकल नान को अपने साथ चलकर इनसे मिलने जाने को बोलते हैं। पर अंकल नान इनकार कर देते हैं कि कुछ दिनों तक तो नाना की सर्जरी के कारण इनके लिए घर से बाहर जाना किसी भी सूरत में पॉसिबल ही नहीं है। तो बाद में इस मामले को देखते हैं। अंकल वान भी मान जाते हैं कि ठीक है, फिर जब भी अंकल डू के पास जाना होगा हम दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। फिर अंकल नान इनको भी जी फेंग का दिया गया कफलिंग दिखाकर पूछते हैं कि क्या वो इसको पहचानते हैं, और शेंग की तरह हाथ में लेकर काफी देर तक देखते रहने के बाद वो इसको वापस करके बोलते हैं कि इनको नहीं पता है ये किसका है, उन्होंने तो इसे कभी भी नहीं देखा है। और शिंगयान को एक बात जो कि सबसे ज्यादा खटक रही थी कि उसकी बनाई हुई कॉफी जो कि अंकल वान की सबसे फेवरेट चीज होती है, उसे छोड़कर फौरन से उठकर वापस चले जाते हैं जैसे किसी बिच्छू ने सीट पर काट लिया हो मानो। और शिंगयान इस बात को काफी डीपली नोट करता है कि दोनों बाप बेटे को कफलिंग को देखने के बाद जल्दी क्यों लग जाती है। अंकल वान कैफे से वापस आकर सीधा शेंग के पास जाते हैं और सबको बाहर निकालने के बाद इसकी अच्छे से धुलाई करते हैं और मुंह में जो भी जितनी गालियां आ रही थी सबकी सब इस पर झाड़ देते हैं कि तुमने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है निकम्मे कहीं के। तुम अपने सबसे ज्यादा प्यार करने वाले अंकल के साथ ये सब करोगे, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। वो अंकल वान को झूठ बोलने लगता है कि डैड आपने जरूर मेरे बारे में कुछ गलत सुना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो भी आगे से बोलते हैं कि हाँ, जब बेटा तुम्हारे जैसा हो तो कुछ जरूर ही गलत सुना होगा, पर मैं अपनी आंखों से उस कफलिंग को देखकर आ रहा हूँ जो मैंने तुम्हें 7 साल पहले गिफ्ट किया था। अपना प्राउड, अपना प्यारा बेटा समझ गए कि तुम अब सुधर गए हो। और अपना झूठ पकड़े जाने पर शेंग सीधे सीधे बता देता है कि डैड मेरी गलती को शिंगयान के पेरेंट्स ने पकड़ लिया था, मेरे पास इस सब से बचने के लिए कोई चांस ही नहीं था और मैं सिर्फ इन्हीं को ऊपर भेज रहा था। पर मुझे पता नहीं था कि डू गुआंगजू भी वहाँ पर है और उन्होंने मुझे शिंगयान के पेरेंट्स को ऊपर पहुँचाते देख लिया, इसलिए मैंने इनकी भी ऊपर की टिकट कटवा दी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अंकल वान भी इसकी बातें सुनकर इसको काफी सख्त किस्म की खरी खरी सुनाकर बोलते हैं कि देखो तो कैसे उल्लू का पट्टा डू गुआंगजू बोले जा रहा है। वो तुम्हारा कोई फ्रेंड है या फिर तुम्हारा छोटा भाई है? तुम इस काबिल भी हो कि इनका नाम अपनी जुबान पर ला सको। और इसकी अच्छी खासी मार कुटाई करने के बाद इससे पूछते हैं कि अब मुझे सीधे सीधे बताओ, आखिर तुम्हें शिंगयान के पेरेंट्स ने क्या करते देख लिया कि तुमने इनको सीधा ऊपर भगवान के पास ही पहुंचा दिया? तो बोलता है कि डैड उन्होंने मुझे ड्रग स्मगलिंग करते देख लिया था। तो अंकल वान सुनकर इसके कान के नीचे ये 2 चमाटे मारकर बोलते हैं कि ड्रग स्मगलिंग? हाँ, ड्रग स्मगलिंग। तू पहले अंडे से पूरी तरह बाहर तो निकल लेता इतने बड़े बड़े कामों में हाथ डालने से पहले। तो वो भी अंकल वान का हाथ रोक कर बोलता है, डैड ये सब मैंने आपको सक्सेसफुल करने के लिए किया। तो अंकल वान भी बोलते हैं कि अच्छा, तो मेरे बेटे ने ये सब अपने बाप के लिए किया, तो क्या मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ? तुम्हें मैं कहीं का बिल गेट्स या फिर जेफ बेजोस दिख रहा हूँ है ना? मेरी सक्सेस तो मुझे आस पास छोड़ कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। तो आगे से बोलता है कि आपने इन 3 फैमिलीज में सबसे ज्यादा काम किया, तो इसकी टॉप पोजीशन भी आपके पास होनी चाहिए थी, ना कि इन दोनों बाप बेटों के पास। और ये सब इसलिए था क्योंकि आपके पास दौलत नहीं थी और मैंने ये सब ढेर सारी मनी हासिल करने के लिए किया ताकि अपनी फैमिली को डू फैमिली की टक्कर का बना सकूं और इनकी जगह ले सकूं। अंकल वान इसकी बकवास सुनकर बोलते हैं, शाबाश मेरे बेटे, मुझे तो तुम पर गर्व होना चाहिए फिर, है ना? आखिर फैमिली के नाम पर तो जो भी किया जाए इसे माफ कर दिया जाता है ना? और एकदम एक्शन में आते ही पिस्टल इसके सीने पर लगाकर बोलते हैं कि असल में तो तुम जूतों के हार पहनाने के लायक हो, तुम्हें तो इस दुनिया में ही नहीं आना चाहिए था, और अगर गलती से आ ही गए थे तो क्या मेरा ही घर मिला था नालायक कहीं का। वो भी पूरे का पूरा ड्रामा क्वीन था। रोते हुए बोलता है कि डैडी, अगर सचमुच में आपको मेरे पर शर्मिंदगी है और मैं आपके माथे का कलंक हूँ तो फिर मुझे जीने का कोई हक नहीं है और न ही मुझे आपका बेटा बनने का, तो मुझे खत्म कर दो प्लीज, मुझे इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रहना है। पर अंकल वान को भी होश आ जाता है कि ऐसे कैसे अपने आंगन के अकेले फूल की बत्ती को गुल कर दूं। आखिर मेरी इतनी कड़ी हार्ड वर्किंग का फीका और गंदा फल हो, पर फिर भी हो तो सही ना, इतनी तसल्ली तो है। और पिस्टल फेंक कर इसको समझाते हैं कि वो मेरा सुन ब्रदर है और इससे बोलते हैं कि मुझे वो
पोजीशन जरूर चाहिए थी, पर मैं इससे कम्पीट करके अपनी और तुम्हारी पोजीशन को लेना चाहता था, न कि किसी गलत रास्ते से। और जाते जाते इसको कंट्री छोड़कर जाने की तैयारी करने की चेतावनी देते हैं कि तुम्हारा फैलाया गन पीछे मैं ज़ीफेंग से बात करके माफिया शाफिया मांगकर साफ करने की कोशिश करता हूँ। तब तक आखिर इकलौते बेटे हो, काबिल तो नहीं हो, पर खैर तैयारी पकड़ो, तुम्हें यहाँ से निकलना है। तुम्हारा सच सामने आने से पहले फिर अंकल वान एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना सीधा ज़ीफेंग के पास पहुँच जाते हैं कि इससे पहले इसको शेंग के सारे गुनाहों का पता चले। ज़ीफेंग इनको अपने और शेंग की लड़ाई की एक्सप्लेनेशन देते हुए सॉरी कर रहा होता है कि अंकल इसको रोककर बोलते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 3 फैमिलीज के बास हो, आखिर जरूर तुम्हें कुछ गलत लगा होगा तभी तुमने इतना बड़ा कदम लिया, तुम कर सकते हो। और फिर सामने लगे गार्ड गुआन की मूर्ति को देखकर इसको अंकल डू अंकल नान के साथ मिलकर सुन ब्रदर बनने की कसम खाने वाली स्टोरी सुनाने लगते हैं। तो वो बोलता है कि अंकल मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो इससे बोलते हैं कि हमें लगा हमारी तरह अगली नस्ल भी एक दूसरे से ऐसे ही लव करेगी, मगर मुझे नहीं पता था कि शेंग कुछ ऐसा करेगा और तुम सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। पहले इसके चाइल्डहुड में तुमसे कम्पीट करने को लेकर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, तुम इसको अप्रिशिएट किया करता था, पर इसके बड़े होने पर मुझे समझ में आया कि ये तो इसकी हवस बन चुकी है। पर तब तक मामला मेरे हाथ से निकल चुका था और मैं इसको सीधे रास्ते पर लाने में नाकाम रहा। और फिर वो अंकल वान को शेंग की तरफ से ऐसे सॉरी करते देखकर फौरन से इनको ऐसा करने से मना करता है कि प्लीज अंकल ऐसा मत करो। तो वो उससे एक फेवर मांगते हैं कि ज़ीफेंग तुम जानते हो ना मेरा एक ही बेटा है। तो वो बोलता है कि हाँ अंकल मुझे अच्छे से पता है। तो इसको बोलते हैं कि बस कभी तुम्हें पता चले कि उसने कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और फिर तुम्हारे लिए वो एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, तो बस इतनी कृपा कर देना कि इसको जान से मत मारना, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। ज़ीफेंग को कुछ समझ में तो नहीं आता है, पर वो अंकल से प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा ही करूँगा, आप फिक्र मत करो। ज़ीफेंग और अहानो चू को हॉस्पिटल से ले जाते हुए इसको चेरिश करने के लिए इसकी विश पर मूवी दिखाने ले जाते हैं और वापसी पर इसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए बारबेक्यू रेस्टोरेंट पर भी लेकर जाते हैं। अहानो की कॉल लेने के लिए जाने पर जब वो दोनों अकेले होते हैं तो ज़ीफेंग को बोलता है, वैसे तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अहानो को बहुत ध्यान रखोगे, पर फर्ज करो अगर वो तुम्हारे लिए किसी दिन अचानक स्ट्रेंजर बन जाए और कुछ ऐसा कर दे जो तुम्हें अनहैप्पी कर दे, तो क्या फिर भी इसको लव करोगे? तो ज़ीफेंग इसकी बातें सुनकर बोलता है कि नो मैटर कुछ भी हो जाए, डोंट वरी, अहानो ही मेरा वन एंड ओनली है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा उसके लिए ऐसा ही रहूंगा। और फिर अहानो के लौट आने पर वो सब मिलकर हंसते खेलते हुए बारबेक्यू पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। नाना के घर जाने का समय हो गया था, वो डिस्चार्ज हो रही थी, पर इसे फिक्र थी कि शिंगजान से क्या झूठ बोलेगी अपने इंजर्ड पाँव को लेकर। तो अंकल नान इसको बोलते हैं कि बोल देना फिसल कर गिर गई थी और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कोई भी कहीं भी किसी भी वक्त गिर सकता है। आखिर फिर नाना को ये आइडिया अच्छा लगता है। वापसी पर शिंगजान जानबूझकर इसकी इंजर्ड पाँव की तरफ देखकर पूछने लगता है ताकि नाना को वेयर न लगे कि उसने पूछा क्यों नहीं है और इसकी हर बात पर आराम से इतने रिलैक्स होकर रिएक्शन क्यों देता जा रहा है। तो वैसे वही झूठ बोल देती है कि अब्रॉड में इसका पाँव फिसलने से गिर गई थी। और फिर अंकल नान के कहने पर इसको ऊपर छोड़ने जाता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अहानो और ज़ीफेंग के अम्यूजमेंट पार्क में जाते हुए अहानो को एमी कुछ अनजान लोगों से बात करती नजर आती है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है और क्या चल रहा है। तभी इनके सामने वो लोग एमी को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर ले जा रहे होते हैं। तो ज़ीफेंग इसे गाड़ी से उतरने के बजाय अहानो को चुपके से बैठे रहने का बोलकर कार को इनके पीछे लगा लेता है और इनको चेज करते करते इनको वो गाड़ी एक जगह पर रुकी हुई नजर आ जाती है। वो दोनों भी इसके पीछे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ एमी को शेंग के आदमी उठाकर लाए थे जो कि इससे पूछ रहा था कि उसने ज़ीफेंग को कहीं इसके बारे में तो नहीं बताया। ये फायरवर्क्स सप्लायर्स के एड्रेस मैंने तुम्हें दिए थे। एमी इसकी बातें सुनकर हैरान थी कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ज़ीफेंग ने तो अभी तक किसी को भी इस सब एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था। एमी के बोलने पर कि नहीं उसने ज़ीफेंग को कुछ भी नहीं बताया है शेंग के बारे में। तो शेंग एकदम से नॉर्मल होते हुए इसको गले लगा लेता है कि एमी डार्लिंग, और याद रखना कि कभी इसे बताना भी नहीं, ओके। एमी इसके गले लगे सामने देखकर इसको धक्का मारकर पीछे हट जाती है। इनकी सभी की सभी बातें वो दोनों वहाँ पर इनके पीछे खड़े सुन चुके थे। तो शेंग को भी देखकर पता चल जाता है कि अब तो मैं फंस चुका हूँ। तो अपने गुंडों को पीछे करते हुए बोलता है कि भाई लोग जरा पीछे होना, मुझे अपने भाई से बात करनी है। तो ज़ीफेंग भी इसके पास जाकर पूछता है कि वैसे तो मैंने सब कुछ सुन लिया है, पर आमने सामने तेरे थोबड़े से ये लफ्ज निकलते सुनना चाहता हूँ कि सचमुच में ये हरकत तुम्हारी थी, तुमने फैक्ट्री में फायरवर्क्स फोड़े थे, हाँ या ना में बोलो। पहले तो वो ज़ीफेंग को यहाँ वहाँ घुमाने की बहुत
बहुत कोशिश करता है और फिर इसे टेंगे दिखाने के बाद बोलता है कि हाँ फोड़े थे तो क्या कर लोगे, ये सब तेरी वजह से किया, मेरे पास और कोई चांस जो नहीं बचा था तो क्या करता। जीफेंग सुनकर बोलता है कि अच्छा है मान गए हो तो फिर एनो को जाने देते हैं और ये लड़ाई आज तुम और मैं अकेले ही लड़ते हैं, क्या ख्याल है। जिस पर शैंग इसकी तरफ मुड़कर बोलता है कि ना बाबा ना, डोंट वरी, तुम दोनों में से कोई भी वापस नहीं जाएगा, बल्कि दोनों के दोनों इकट्ठे एक साथ ऊपर नर्क में भेजे जाने वाले हो। और अपने गुंडों को बोलता है कि ठोक दो सालों को और ऊपर पहुंचा दो। और फिर दूसरी तरफ अपना फेस करके वेट करने लगता है कि इनके चीखने चलाने की आवाजें सुनेगा। पर ये क्या, वो बेचारा जो कि इनकी चीखें सुनने के लिए बेताब था, मुड़कर देखने पर पता चलता है कि शिंगयान तो पूरी की पूरी फौज लेकर इन दोनों के पीछे खड़ा था। और शैंग इस पूरी आर्मी को देखकर अपने मन में बोलता है कि भाई लोग ये तो चीटिंग हो गई साफ, मेरे पास तो सिर्फ 3-4 ही ऐसे चीले चमाटे हैं, पर चलो हार नहीं मानता हूँ, खुद ही जाकर कुछ करता हूँ। तो इसके गुस्से से जीफिंग की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में शिंगयान इसको बोलता है कि ज्यादा गर्मी मत दिखाओ भाई, सब्र से काम ले, अगर कुछ सांसें और लेकर इस लाइफ के मजे लूटना चाहता है तो। और इसके सभी चीलों के पास जाकर बारी बारी गन लेते हुए दूर फेंक देता है और इनमें से एक काफी सियाना बनने की कोशिश करता है। तो शिंगयान भी इसको बता देता है कि ना बाबा ना, इतनी होशियारी अच्छी नहीं है, अपनी औकात में रह। और जीफेंग की तरफ लौटते हुए शैंग के कान में बोलता है कि तेरा खेल यही खन्नास। इसके बाद जीफेंग शैंग को 3 बड़ी फैमिलीज के मेंबर होने और इसके सभी बिजनेस राइट्स छीन लेने का बोलता है कि चल अब मजे कर, असल वाले अब फ्री है, जहाँ जाना चाहता है जा, और अपना बूथा मुझे गलती से भी मत दिखाइयो। और वहाँ से चला जाता है। और एमी भी इनको जाते देखकर इससे जान छुड़ाकर इनके पीछे पीछे भागती है कि ये साला तो खुद डूबा ही डूबा, साथ में मुझे भी ले डूबा, चलो देखती हूँ कि मेरे लिए अभी जीफेंग के पास जॉब बची है या नहीं। रात को आनो और जीफेंग स्विंग पर बैठे एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। आनो इससे शैंग की बातें कर रही होती है और इससे टेंस देखकर इसको बोलती है कि मुझे तुम्हें कंफर्ट करना है, और इससे किसियां करने के लिए स्विंग पर पास जाने के लिए जोर लगा रही होती है। पर इससे न होते देखकर जीफेंग के खींचने पर इसकी किसी हो जाती है और दोनों हैप्पी हो जाते हैं कि लो मिल गया कंफर्ट। रात को शिंगयान नाना के पास सोने के लिए उसके रूम में जाता है कि अगर उसे किसी भी चीज की नीड होगी तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। और फिर दोनों के एक साथ सोते हुए एक दूसरे से बातें करते करते एक दूसरे के हाथ पकड़कर सो जाते हैं। मॉर्निंग में शिंगयान ने बायर्स की सारी लिस्ट को निकलवा लिया था, जिसे लेकर वो जीफेंग के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या कुछ खास है इसमें। जिस पर शिंगयान फाइल उसको देते हुए बोलता है कि खुद देख लो। और जीफेंग के देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।